नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य की वरिष्ठ एवं लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी अनब्याही पीर। आटा सानने जा ही रही थी कि फोन की घंटी बज उठी। ये नहाने जा चुके थे। मजबूरन मुझे ही उठाना पड़ा। हेलो, मैंने मरियल सी आवाज में कहा। उधर से मिसेज कुमार चहकी। कौन कौन भाभी जी बोल रही हैं? वाह साहब, आपने तो हमें बिल्कुल ही भुला दिया है। आपने भी तो इस बीच कभी याद नहीं किया। मैंने एक जवाबी उलाहना दिया। दरअसल इस समय मेरा सारा ध्यान घड़ी की ओर था। उधर कुकर सीटी पर सीटी मारे चले जा रहा था और उनका प्रेमालाप था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। मैंने मेहरी को गैस बंद करने का इशारा किया और बेचारी से पूछ ही लिया, कहिए आज कैसे याद कर लिया? फौरन वे असली बात पर आ गई। वो आपकी भतीजी या भांजी कौन है? उसकी शादी हो गई? कौन सी भांजी? मैं जानबूझकर अनजान बन गई। वो आपकी 4 बेटियों वाली ननद नहीं है? उनकी बिटिया। अरे वही जिसका रिश्ता आप सुनील के लिए लाई थी। अच्छा, नीता की बात कर रही हैं? हाँ हाँ, शादी तो अभी उसकी नहीं हुई है। किसके लिए पूछ रही हैं? अरे मेरे कौन सा 10-5 है, एक ही बेटा है, उसी के लिए पूछ रही थी। लेकिन सुनील को तो वह लड़की जरा भी पसंद नहीं थी। वह तो उल्टे मुझ पर बिगड़ रहा था। क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि राह चलती किसी भी लड़की को ब्याह लूंगा? क्या भाभी जी, आप भी लड़की की बात को दिल से लगाए बैठी हैं। उसे कोई अक्ल भी है भला? बताइए, हिंदुस्तानी लड़कियों का रंग दबा हुआ नहीं होगा तो क्या मैम जैसा होगा? मुझे बहुत ताव आया। उस समय तो ये श्रीमती जी भी सबसे ज्यादा मीन मेघ निकाल रही थीं। अब कैसी भली बन रही हैं। उसी समय ये बाथरूम से निकले। मैंने पीछा छुड़ाते हुए कहा, मिसेज कुमार 10:15 हो रहे हैं, इन्हें खाना दे दूं? फिर दोपहर में इत्मीनान से बात करेंगे। किसका फोन था? इन्होंने पूछा। मिसेज कुमार का। मैंने लापरवाही से कहा। क्या कह रही थी? यूं ही इधर उधर की हाँक रही थी। पता नहीं लोगों को इतना वक्त कैसे मिल जाता है। यहाँ तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती। असली बात वह जानबूझकर छुपा गई थी, नहीं तो ये भागे भागे अपनी जिज्जी के पास पहुंच जाते। इस रिश्ते के गोरख धंधे में इन कुमार लोगों ने इतने कटु अनुभव दिए थे कि फिर से उन्हें दोहराने का मन नहीं था। एक तो लड़की ने मुझे अपमानित किया था, फिर मिसेज कुमार का रवैया भी अच्छा नहीं था। मिस्टर कुमार ने तो हद ही कर दी थी। इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने के लिए जब हमने उनसे अनुरोध किया तो वे छूटते ही बोले थे, अरे क्या विचार करें भाई, आपके जीजाजी तो खुलकर कुछ बोलते ही नहीं। आखिर कुछ पता भी तो चले कि उनकी मंशा क्या है, कितने की है। सुनकर मेरा खून खौल गया था। जीजाजी बेचारे क्या बताएंगे, आप ही बता दो अपनी बोली। आपका तो इकलौता बेटा है, उनके तो 4 हैं। आप पहले मुंह से कुछ फूटो तो सही, फिर वे बेचारे मोलभाव करेंगे। और मान लो 10-20 हजार की घटबड़ हो भी गई तो क्या लड़की का रंग बदल जाएगा? मैंने दोपहर को जानबूझकर फोन नहीं किया, पर वो महिला जीबट वाली थी। रात को उन्होंने फिर फोन किया। भाग्य से इन्होंने ही उठाया। फोन रखते ही इनका चेहरा तमतमा गया था। मुझे जैसे आरोप पत्र थमाते हुए बोले, सुबह मिसेज कुमार ने नीता के लिए पूछा था, पर मैं उस समय इतनी हड़बड़ी में थी कि ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। सोचा था दोपहर को बात कर लूंगी, पर याद ही नहीं रहा। याद क्यों रहेगा? इन्होंने कसैले स्वर में कहा। बेटी की माँ होती तो उसकी अर्जेंसी समझती। बेटों वाली हो, तुम्हारी तो ऊंची नाक है। रात भर ये बेवजह मुंह फुलाए रहे। फिर सुबह वही हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। चाय पीकर ये तुरंत दीदी के यहाँ पहुंचे। वहां पता नहीं क्या खिचड़ी पकी। शाम दफ्तर से लौटकर फिर गाड़ी लेकर निकल गए। रात 9 बजे लौटे तो दीदी जीजाजी साथ थे। दोनों बड़े खुश नजर आए थे। लो भाई, मुंह मीठा करो, नीता की शादी पक्की करके चले आ रहे हैं। जीजाजी ने मिठाई का डब्बा मेरे सामने करते हुए कहा। शादी इतनी जल्दी पक्की भी कर दी? जल्दी कहाँ सुमन, समझ लो कि थोड़ा लेट ही हो गई है। अगर रिटायरमेंट से पहले सबको निपटाना है तो थोड़ी फुर्ती करनी होगी।
और अब देखो, तुम्हें भी कमर कस लेनी है। यहाँ वहां का प्रोग्राम मत बनाना, कुल जमा 1.5 महीना ही तो रह गया है। आप लोगों ने इतनी जल्दी तारीख भी तय कर दी? अभी अभी तो उसकी सरकारी नौकरी लगी है, कुछ दिन आप भी उसका सुख भोगते। अरे लड़कियों की नौकरी का कैसा सुख, वो तो एक बोझ है, बोझ। क्या पता उनके भाग्य से ही नौकरी लगी हो, नहीं तो 4 साल से उस फटीचर स्कूल में पढ़ा रही थी। मरे 500 पकड़ाते थे और 800 पर दस्तखत करवाते थे। और सच पूछो तो ये करिश्मा इस नौकरी का ही है, नहीं तो कोई पलट का संदेशा भेजता है भला? जीजाजी बोले। मतलब? हम दोनों ने एक साथ पूछा। अरे वो मेरे कलीग है ना, मिश्रा जी, कुमार साहब की कॉलोनी में ही रहते हैं। आते जाते दुआ सलाम होती रहती है। जैसे ही नीता की नौकरी लगी तो मिश्रा जी बोले कि देखो क्या चक्कर चलाता हूं, वे लोग खुद तुम्हारे दरवाजे आएंगे। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? आते जाते उन्हें पट्टी पढ़ाते रहे। बोले लड़का आपका बिजनेस में है तो बहू नौकरी वाली लाइए, कम से कम एक की आमदनी तो पक्की हो। फिर रिटायरमेंट का डर दिखाते रहे। बोले कि आज तो ऐश कर रहे हो, सरकारी मकान है तो कोई फिक्र नहीं है, कल को रिटायर हो जाओगे तो सड़क पर आ जाओगे, इसीलिए बहू ढूंढो तो सरकारी नौकरी वाली ढूंढो, कम से कम मकान की तो सुविधा हो जाएगी। बस इसी तरह ठोंक पीट कर अपनी बात कहते रहे। फिर जब देखा कि लोहा गर्म हो गया है तो धीरे से कान में नीता की बात डाल दी। और लड़का राजी हो गया? अरे कैसे नहीं होता, 2 साल से लड़कियां देख रहा था। साल भर पहले तो हम ही लोग गए थे। उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, उसे चाहिए थी हेमा मालिनी या श्रीदेवी। अब ये हेमा मालिनियां क्या ऐसे टटपुंजों से शादी करती हैं? उन्हें चाहिए होता है डॉक्टर, इंजीनियर। माँ बाप ने साफ कह दिया, हाँ करते हो तो यहाँ बात चलाते हैं, नहीं तो तुम्हारी तुम जानो। आखिर हमें बेटियों की भी तो शादियां करनी है, तुम्हारे पीछे कब तक हलकान होते रहेंगे? बस अल्टीमेटम मिलते ही हजरत सीधे रास्ते पर आ गए। आपने एक बार नीता से तो पूछ लिया होता, मैंने दबी जबान से कहा। कमाल करती हो बहू, क्या इतना बड़ा कदम हम उसकी मर्जी के बिना उठा सकते थे? और वो हमारा वाला जमाना थोड़े ही रहा है कि जिसके साथ माँ बाप ने हाँक दिया। चुपचाप चले गए। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। नीता पर गुस्सा आ रहा था, शादी के लिए मरी जा रही हो जैसे। अरे एक बार मना करके तो देखती, बच्चों को पता तो चलता कि किसी के द्वारा नकारे जाने की पीड़ा कैसी होती है। मैं मन ही मन उबल रही थी। अपना आक्रोश प्रकट करने का कोई साधन नहीं था। सब लोग शादी की तैयारियों में आखंड डूब गए थे, नीता के मामा भी। मेरी नाखुशी से किसी को सरोकार नहीं था। उस उत्साह को देख देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था। साल भर पहले इन्हीं लोगों ने नीता के रूप रंग की छीछा लेतर करके टकासा जवाब दे दिया था। उसकी नौकरी की भनक लगते ही खुद उन्हीं लोगों ने प्रस्ताव भिजवाया है। ऐसे स्वार्थी और लालची लोगों के यहाँ बेटी ब्याहने से अच्छा है वो कुंवारी ही रह जाती। लगा कि सबने अपना आत्मसम्मान दांव पर रख दिया है, नीता ने भी। उस दिन शायद रविवार था। दोपहर को रसोई समेट कर लेटी ही थी कि कॉल बेल बजी। भनभनाते हुए दरवाजा खोला, सामने नीता खड़ी थी। महारानी, इतनी धूप में कहां से चली आ रही हो? मैंने बेजान सा स्वागत किया। जरा बाजार तक गई थी, उसने बेवजह शर्माते हुए कहा। फिर इत्मीनान से सोफे पर बैठकर उसने थैले में से कार्डबोर्ड का एक बड़ा सा डब्बा निकाला। उसमें सफेद ऊन के 10 गोले थे। मैंने प्लास्टिक के बैग को ध्यान से देखा। उस पर शहर की सबसे बड़ी और महंगी दुकान का नाम था। दीदी की चारों लड़कियां सिलाई बुनाई में बड़ी होशियार हैं, पर उन्हें हमेशा फेरी वाली की ऊन पर ही संतोष करना पड़ता है। इतनी महंगी दुकान का तो वह सपना ही नहीं देख सकती। लगता है शादी की खुशी में नीता ने लंबी उड़ान भरी है। कार्डिगन बुन रही हो? मैंने पूछा। जी नहीं, पुलोवर। उसने फिर शर्म से लाल होते हुए कहा। मुझे अपनी ही बेवकूफ़ी पर तरस आ गया। यह तो मुझे उनका रंग और नीता का चेहरा देखते ही समझ लेना चाहिए था कि यह भावी पति के लिए तोहफा तैयार किया जा रहा है। पता नहीं सब लड़कियां होने वाले दूल्हे के लिए सफेद स्वेटर ही क्यों बुनती हैं। शायद इसलिए कि फिर बाकी जिंदगी में ऐसी धवल शुभ्रता कायम रहे ना रहे।
मामी जी, नीता कह रही थी, वो जो पिछले साल आपने कुणाल का स्वेटर बनाया था उसकी डिजाइन याद है? अपने घर के डिजाइन रिपीट करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, पर नीता को मैं मना नहीं कर सकी। 13 लाइनों वाला मुश्किल पैटर्न था, पर उसने 1-2 बार में ही सीख लिया। फिर उसने फंदे भी डलवा लिए और एकदम उठकर खड़ी हो गई। अब चलूंगी मामी जी। अरे वाह, यह अच्छी शराफत है। एक तो मेरी नींद खराब की, अब यह भी नहीं कि एक कप चाय ही पिला कर जाती। बेचारी फौरन किचन में चली गई। जब तक चाय बनी मैंने उसके लिए नाश्ता लगा दिया, पर मैंने देखा खाने में उसका जरा भी ध्यान नहीं था। वो तो बस कुतर रही थी, शायद उसे घर जाकर स्वेटर शुरू करने की अधीरता हो। इतने दिनों से मेरे मन में जो बात उमड़ रही थी उसे कहने का आज ही मौका था। आज उसके मामा भी घर पर नहीं थे और बच्चे भी नहीं थे। नीता, मेरे गंभीर स्वर से वह एकदम चौंक गई, टुकुर टुकुर मुझे देखती रही। नीता, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। क्यों मामी जी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी। पिछले साल इन्हीं लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था। कम से कम इनकार कर मुंह तोड़ जवाब तो देती। कोई भी स्वाभिमानी लड़की यही करती। सच बताओ, क्या शादी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी थी कि तुमने अपने आत्मसम्मान को ही ताक पर रख दिया? या सेल्फ रिस्पेक्ट का तुम्हारे लिए कोई महत्व ही नहीं है? बेचारी नीता सिर झुकाए चुपचाप मेरा भाषण सुनती रही। मैं दीदी जीजाजी को दोष नहीं देती कि उनकी अपनी समस्याएं हैं, विवशताएं हैं, पर तुम तो तनका खड़ी हो सकती थी। अब तो तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी की मोहताज नहीं हो। पर तुम तो शादी के नाम से ऐसी उमग रही हो कि देखकर तरस आता है। मामी जी, बड़ी देर बाद उसके मुंह से आवाज निकली, आप ठीक कह रही हैं। मैंने सचमुच आत्मसम्मान को ताक पर रख दिया है, क्योंकि यह बहुत महंगी चीज है। हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी कुछ मजबूरियां हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगी। अगर मैं मना कर देती तो जानती हैं क्या होता? मेरी कुंडली और फोटो लेकर पापा कल से फिर चप्पल चटकाते घूमते, 10 लोगों के चिरौरे करते, 10 लोगों की झिड़कियां खाते, 10-20 लोगों के सामने मेरा प्रदर्शन होता, 10-20 नकार और झेलने पड़ते। मेरे शादी न करने से ही समस्या हल हो जाती तो मैं खुशी से कुंवारी रह जाती, पर मेरे मना करते ही घर में कोहराम मच जाता। पापा का बीपी बढ़ जाता, माँ रो रो कर घर भर देती, बहनों की शादी में 100 व्यवधान खड़े हो जाते। इसलिए मुझे मन पर पत्थर रखकर यह अपमान का घूंट पीना पड़ा है। यही हम जैसों की नियति है, और आप जिसे मेरा उमगना समझ रही हैं वह तो एक राहत का एहसास है। अपने माँ बाप का कम से कम एक बोझ तो मैंने कम कर दिया है। उन्हें कुछ दिनों के लिए तो तनाव से मुक्ति दे दी है। कहते कहते उसका गला भर आया। अपना सारा सामान समेटकर वो एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई और चल दी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही मैं उसे आवाज दे सकी। उसके जाने के बाद मैं बड़ी देर तक कमरे में पत्थर बनी बैठी रही, मन ही मन में अपने को बार बार कोस रही थी कि मैंने उसकी दुखती रग पर उंगली रखी ही क्यों उसके सुख का स्वाद कसेला किया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी अनब्याही पीर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।